लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो दो तरह से हम एल्गोरिथम एनालिसिस कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है जिसमें हम कोड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। उस इस तरीके की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी नहीं है और सारी इनपुट आप कवर नहीं कर सकते, प्लस सेम हार्डवेयर होना ज़रूरी है, सेम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और सबसे मेन प्रॉब्लम कि आपको कोड की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा तरीका था हमारा प्रैक्टिकल एनालिसिस। ये एक ज़्यादा बेटर वे है। इसमें हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉस्ट कितनी है, प्रिमिटिव ऑपरेशन लाइक जो लूप्स चल रही होती हैं उसकी बेस पे, और जो असाइनमेंट या कंपैरिजन हो रहा होता है उसकी बेस पे हम प्रिमिटिव ऑपरेशन और कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहे हैं उसकी बेस पे हम एक एस्टिमेटेड जो है कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल थी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी। उस हवाले से आपको कुछ जनरल मैथमेटिकल फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, जैसे कि कांस्टेंट लॉग ऑफ एन 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 लॉग एन स्क्वायर एन क्यूब एन क्यूब एक्स पावर एन। तो ये एक सीक्वेंस वाइज ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनकी कॉस्ट इस टेबल में आपको नजर आ रही है कि अगर n यानी इनपुट साइज हम बढ़ाते जाएं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं। सबसे कम जो है वो आपको नजर आएगी लॉग ऑफ n में। तो देखें 8 के बाद 16 डबल किया तो कॉस्ट सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ी है, 16 से 32 डबल किया तो कॉस्ट 1 पॉइंट बढ़ी है, 3 डबल किया 64 तो कॉस्ट 1 पॉइंट बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा ये है एक्सपोनेंशियल कॉस्ट, यानी अगर 2 रेज़ टू पावर n टाइप आपकी इक्वेशन बनती है तो ये 8 256 था और 16 किया तो ये 65,000 पे चला गया, और 32 तो उसके बाद तो अब 4 बिलियन पे चला गया, उसके बाद काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ती है। एक तो आपको इन मैथमेटिकल फंक्शन का आइडिया होना चाहिए कि किसकी कॉस्ट बेटर है, किसकी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो थ्योरेटिकल एनालिसिस जो हम किसी एल्गोरिथम का करते हैं उसको बेसिकली हम सिम्प्टोटिक एल्गोरिथम एनालिसिस कहते हैं, और उसमें सिम्प्टोटिक एनालिसिस करने के लिए एक बिग ओ नोटेशन यूज होती है किसी भी एल्गोरिथम का कंपैरिजन करने के लिए। तो ये बिग ओ नोटेशन क्या चीज़ है, ये इसको हम देखते हैं। Given function fn and gn, we say that fn is big O of gn if there are positive constants c and n naught such that fn is less than or equal to c times g of n और n is greater than or equal to n naught। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सपोज कर लें कोई दो फंक्शन है एफ एन एंड जी एन, कोई भी दो, वो उनकी फंक्शन की वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया एन के लॉग ऑफ एन लॉग एन, यानी इनमें से कोई भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, एफ एन जो फंक्शन है वो बिग ऑफ जी एन है इस कंडीशन में कि एफ एन जो है वो हमेशा कम या इक्वल रहेगा अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते जी एन से और एन की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। अब ये ग्राफिकल आप देखें तो आपको मजीद अच्छी तरह समझ आएगी। एन जो है इसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ हो रहा है। एन का मतलब है कि जो एन इनपुट साइज है वही कॉस्ट है। ये रेड लाइन जो है ये हमारे पास एन को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हमारे पास है 2n+10। तो 2n+10, ये ब्लू लाइन जो है ये इस एक जो कर्व बन रहा है ये बेसिकली 2n+10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी n की अगर 1 लगाएं तो y आ जाएगी, n की 2 लगाएं, n की 10 लगाएं, n की 100 लगाएं, तो ये आपको y यानी कि कॉस्ट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज मिलके ये ग्राफ ड्रॉ करती हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जांपल में ये देखें
2n+10 इज big O of n। अब पहले तो इसकी मैथ्स को देख लेते हैं। यानी यहाँ पे आपका अगर ये हम कह रहे हैं तो इसका मतलब 2n+10 इज लेस देन एंड ग्रेटर देन cn। c की वैल्यू हम क्या रखें कि ये ऑलवेज बेसिकली फंक्शन यहाँ पे जो हम देखेंगे अच्छा जी, ये देखें कि अब ये बिग ओ नोटेशन जो है ना, ये एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी एन। मतलब ये है कि जो एफ एन है ये हमेशा नीचे रहेगा जी एन वाले फंक्शन की लाइन से किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट और एन की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया कि सी अगर 3 हो और एन नॉट की वैल्यू 10 हो तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब कैसे होती है ये देखें, एन हमारे पास ये था, ठीक है, एन के साथ अगर 3n यानी ये सी एन, ये देखिए लगा रहा हूँ 3n में लगा दूं और 3n का ग्राफ बनाऊं तो 3n का ग्राफ ये डॉटेड रेड लाइन की फॉर्म में बन रहा है। और एक इस पॉइंट पे जहाँ पे एन नॉट, एन की वैल्यू 10 है, ये देखिए एन की वैल्यू 10 है, यहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, ब्लू वाली और ये डॉटेड रेड वाली। इस लाइन के बाद डॉटेड रेड लाइन हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है, और जो ब्लू लाइन है वो इसके नीचे रहेगी। इससे पहले सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन डॉटेड लाइन नीचे थी, ब्लू लाइन ऊपर थी। लेकिन इस स्पेसिफिक पॉइंट के बाद यानी एन की वैल्यू 10 के बाद ये जो डॉटेड लाइन है ये ऊपर रहेगी और हमेशा उसके बाद एन की वैल्यू जितनी मर्जी हम बढ़ाते जाएं और ग्राफ जितना मर्जी बड़ा करके हम देख लें ये हमेशा ऊपर ही रहेगी। मतलब ये हुआ कि जो 2n+10 यानी कि ये जो ब्लू लाइन वाला फंक्शन है ये जो है, या आप ये कह लें कि जो डॉटेड लाइन है ये अपर बाउंड है इसका। अपर बाउंड से मुराद ये हमेशा ऊपर रहेगा एक्सपोनेंट यानी प्रोपोर्शनली जितनी भी हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएं। तो ये देखें यहाँ पे ये इक्वेशन ट्रू हो रही है कि 2n+1 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू सी एन। तो सी की वैल्यू हमने 3 पुट की है, n जो है वो हमारे पास आ गया 10। तो n की वैल्यू जब 10 से ऊपर रहेगी और c की वैल्यू 3, तो उस सिचुएशन में हमेशा जो डॉटेड रेड लाइन यानी 3n जो है ये इसका अपर बाउंड रहेगा। और यही बिग ओ नोटेशन बताती है। यहाँ पे हमने कहा था 2n+10 इज ओ बिग ओ ऑफ n। इसका मतलब ये था कि जो n है ये इसका अपर बाउंड होगा इस वाले फंक्शन का, सच दैट यानी दो कंडीशंस पूरी करते हुए कि c की किसी स्पेसिफिक वैल्यू, c और n की किसी, c एक कांस्टेंट वैल्यू है और n जो है वो एन नॉट की स्पेसिफिक वैल्यू से अबव या इक्वल हो। तो यहाँ पे एन नॉट हमारे पास 10 था यानी 10 या उससे अबव एन की जब वैल्यू होगी और सी की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे तो जो ये 3n, ये देखें आप ग्राफ बन रहा है, ये एन नॉट यानी 10 के बाद हमेशा अपर बाउंड रहेगा। तो ये हमारा बिग ओ नोटेशन बताती है कि कोई दो फंक्शन में से अपर बाउंड कौन सा फंक्शन है। ठीक है, अब इसको एल्गोरिथम एनालिसिस के सिनेरियो में हम देखते हैं कि एल्गोरिथम एनालिसिस में हमें ये वर्स्ट केस जो कॉस्ट है उसमें हेल्प आउट करता है कि वर्स्ट केस कॉस्ट हम इन टर्म्स ऑफ बिग ओ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें एक और एग्जांपल है कि एन स्क्वायर जो है ये इज नॉट बिग ओ ऑफ एन। एन स्क्वायर जो है ये बिग ओ ऑफ एन नहीं है, यानी एन इसका अपर बाउंड नहीं है। इसको आप देख भी सकते हैं कि सपोज एन स्क्वायर का जो लाइन है वो मैंने बनाई है ये ब्लू लाइन। अब n के साथ मैं अगर 100n या 10n लगाता हूं तो ये है, ये देखें इसको काट के भी
ये नीचे आ जाता है, अपर बाउंड नहीं बनता। अगर मैं 100n लगाता हूँ तो ये देखें इस पॉइंट पे मैच करके फिर नीचे आता है, अपर बाउंड नहीं बनता। तो लिहाजा इस केस में ये सिचुएशन दुरुस्त नहीं है। above inequality cannot be satisfied since c must be constant। सी की जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, देखें हम बार बार वैल्यू पुट करके देख रहे हैं तो वो उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। सी की एक कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे हमने देखें सी की वैल्यू 3 पुट की थी, 3n का ग्राफ बनाया था ये डॉटेड वाला, और n नॉट की वैल्यू हमने 10 या अबव रखी थी। तो ये देखिए हमेशा उसके बाद ये डॉटेड लाइन अब ऊपर रहेगा, तो ये अपर बाउंड बन जाएगा। और यही बीगो कहता है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, n इज द अपर बाउंड ऑफ 2n + 10, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये है कि n स्क्वायर इज नॉट बीगो का n, यानी n अपर बाउंड नहीं है n स्क्वायर का। चाहे आप n के साथ कांस्टेंट कोई भी लगा लें, n के साथ 100 लगा लें, 1000 लगा लें, 10 लगा लें, c की वैल्यू कोई भी ले लें, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये देखें 7n - 2 इज बिग ऑफ n। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक होगी अगर आपको c की कोई वैल्यू मिल जाती है और n नॉट की कोई वैल्यू मिल जाती है जिसमें के n अपर बाउंड बन जाता है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ढूंढा है कि c की अगर वैल्यू 7 रख दें और n नॉट की वैल्यू 1 रख दें तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। इसी तरह से जो 3n² + 20n² + 5 इज बिग ऑफ n³, यानी n³ इसका अपर बाउंड होगा इन टर्म्स ऑफ बिगो। और अपर बाउंड के लिए यानी कोई कंडीशन सी की और n नॉट की, तो सी यहाँ पे उन्होंने कहा जी 4 और n नॉट 21 अगर रखें तो ये हमारे पास फिर ट्रू हो जाता है। इसी तरह से c log of n + 5 इज बिग ऑफ log of n। तो अगर c की वैल्यू, ये आपने ना एज ए होमवर्क आपने ये इसका ग्राफ बना के चेक करना है कि ये वाकई कंडीशन ट्रू हो रही है। और इस c की 8 वैल्यू और n नॉट की वैल्यू 2 यानी 2 और उसके बाद के केस में जो log n का ग्राफ है ये अपर बाउंड बनता है या नहीं बनता इसका, या n² का जो ग्राफ है इसका अपर बाउंड बनता है नहीं बनता, या जो n का ग्राफ है इसका अपर बाउंड बन रहा है नहीं बन रहा इन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, ये आपने खुद चेक करना है एज एन असाइनमेंट। ठीक है। अब बिगो नोटेशन और ग्रोथ रेट, ये इसको हम कैसे आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। बिगो नोटेशन गिव्स एन अपर बाउंड ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन। ये भी मैंने बता दिया कि बिगो नोटेशन जो है बेसिकली ये एक अपर बाउंड जो है आपको देती है किसी ग्रोथ रेट फंक्शन के लिए। The statement fn is big of gn means that the growth rate of fn is no more than the growth rate of gn। ठीक है, यानी इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि gn इज अपर बाउंड या fn जो है उसका ग्रोथ रेट gn से ज्यादा नहीं है। ये जो दूसरा तरीका ये है पढ़ने का कि fn इज नो मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ gn, और इसको हम यही लिखते हैं कि fn इज लेस देन ग्रेटर देन जो है ना सी gn करके लिखते हैं। तो इसको पढ़ने का ये भी तरीका है कि fn का जो ग्रोथ रेट है वो gn से ज्यादा नहीं है। ये बिगो नोटेशन हमें ये बताती है। वी कैन यूज अ बिगो नोटेशन टू रैंक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ रेट। और फिर हम बिगो नोटेशन के जरिए जो फंक्शन को रैंक कर सकते हैं कि किस फंक्शन का ग्रोथ रेट ज्यादा है कम है। सपोज gn grows more, fn is big of gn। तो सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। gn grows more तो हम कहेंगे gn is big of, तो ये नहीं कह सकते, ये उलट हो गया। तो ये आपको समझना होगा कि इसमें fn is big of gn का मतलब है कि fn की ग्रोथ रेट gn से ज़्यादा नहीं है, या gn इसका अपर बाउंड है। और अगर मैं gn is big of fn लिख दूं तो मतलब gn की ग्रोथ रेट fn से ज़्यादा नहीं है और fn इसका अपर बाउंड है। तो gn या fn जो भी पहले लिख लें, आपको ये सीक्वेंस वाइज इसका मतलब समझ आना चाहिए। बिगो का जनरल रूल जो है वो ये है कि इफ fn इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री d देन fn इज बिग ऑफ एन डी। पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपकी होती है उसमें जैसे x³ + x² + x
यानी डिफरेंट पावर्स आ रही होती हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस में, तो वो जनरली ये वो कह सकता है कि एफ एन इज बिग ओ ऑफ एन डी, एन डी डी से मुराद डिग्री, यानी अगर इक्वेशन में मैक्सिमम एक्स क्यूब यूज हुआ है तो उसकी डिग्री 3 होगी, अगर मैक्सिमम इक्वेशन में एक्स टू यूज हुआ है एक्स रेज टू पावर 2 तो उसकी डिग्री 2 होगी। तो ये एक जनरल इक्वेशन बन गई। यूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्लास ऑफ फंक्शन, आपने फिर स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, जैसे 2n इज बिग ऑफ n है, इसको आपने ये नहीं लिखना 2n इज अ बिग ऑफ n स्क्वायर। ऑब्वियसली n स्क्वायर भी ठीक है इस इक्वेशन में, लेकिन जब हम बिग ओ फंक्शन को कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो स्मॉलेस्ट हम देखना होता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा फंक्शन इसका अपर बाउंड बनेगा या रिलेटिवली जो है अपर बाउंड बनेगा। यूज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द क्लास, और सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे 3n plus 5 is big of n instead of 3 plus 5 is big of 3n। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ तक 3n लिखा हुआ है, ये 3n लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन का मतलब ही यही है कि इसको हम आगे कन्वर्ट करते हैं, c कांस्टेंट हम लेके आते हैं। ऊपर दिखाता हूँ आपको दोबारा से, ये देखिए, जब भी मैं लिखता हूँ इस तरह से कि समथिंग इज बिग ऑफ समथिंग, तो मैंने फिर ऐसे लिखना होता है कि ये समथिंग इज लेस देन इक्वल टू सी एन आ जाता है। सी कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी इस कंडीशन को पूरा कर रही है, तो लिहाजा इसी वजह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ बिग ओ के साथ 3n 4n कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने जो वेरिएबल आपकी है n, वही लिखने की जरूरत है, n है, n स्क्वायर है, लॉग ऑफ n है, जो भी है वो लिखने की जरूरत है आपको। तो ये ठीक है, इसको लिखने की, इस तरह 3n लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे सी में कन्वर्ट हो जाता है, सी की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं। अब आ जाती है बात के asymptotic algorithm एनालिसिस क्या है। asymptotic analysis of an algorithm determines the running time in big O notation। asymptotic analysis हम किसको कहते हैं, जिसमें हम किसी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, टू परफॉर्म द asymptotic analysis वी find the worst case number of primitive operation executed as a function of input size। हम वर्स्ट केस नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं और उसको हम बनाते हैं फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम लेके आते हैं, फिर हम उसको वी एक्सप्रेस दिस फंक्शन विद बिग ओ नोटेशन, और उसको हम बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में देते हैं। फॉर एग्जांपल वी से दैट द एल्गोरिथम अरे मैक्स रन्स इन बिग O ऑफ n टाइम। जो अरे मैक्स हमने ऊपर बनाया था उसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो सिम्प्टोटिक एनालिसिस ये कहता है कि बिग O ऑफ n जो है उसकी वर्स्ट केस कॉस्ट है, यानी n जो है उसका अपर बाउंड ही रहेगा, जो भी उसकी कॉस्ट आएगी n उसका अपर बाउंड रहेगा। Since constant factors and lower order terms are eventually dropped anyway, we can disregard them when counting primitive operation। primitive operation की जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, जिसमें c1 c2 n+1 करके हमने कैलकुलेट किया था डिफरेंट स्टेप्स की जो कॉस्ट है, उसमें हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब n को हम बढ़ाते जाएं तो उसमें फिर वो कांस्टेंट वैल्यूज की इतनी अहमियत नहीं होती, तो हम इन टर्म्स ऑफ n ही फाइंड आउट करते हैं। यानी अब सपोज एक एल्गोरिदम है जिसका बिग ओ नोटेशन आई है कि बिग ऑफ n है वो उसका वर्स्ट केस कॉस्ट एनालिसिस, एक एल्गोरिदम जिसकी आई है कि बिग ऑफ n स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बिग ऑफ n वाला बेहतर होगा। ठीक है, तो पर्पस ये है इसके हम बिग ओ की फॉर्म में हम कंपैरिजन करते हैं। बिग ओ बेसिकली वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके एल्गोरिदम की ग्रोथ रेट को प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमने ये जो एग्जांपल एक देखनी है, कंप्यूटिंग प्रीफिक्स एवरेजेस। ये एक एल्गोरिदम है जिसमें कोई एक अरे होगी हमारे पास, अरे के हर इंडेक्स पे जाके हम बैक 0 तक वैल्यूज को जमा करके और उतने पे डिवाइड करेंगे और एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और एवरेज वैल्यूज इस तरह निकालते जाएंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रीफिक्स एवरेजेस। इसका ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, सपोज हमारे पास अरे में अरे सीक्वेंस में पड़ा हुआ है 8 4 3 5 9 3 7 6 4 5 4 2 1। तो अब
पहला मैं इंडेक्स रीड करूंगा 8, तो वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। जब दूसरा मैं इंडेक्स रीड करूंगा 4, तो मैं प्रीवियस में ऐड करूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा, तो 8 + 4 12 होता है। 12/2 मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है जी। अब ये 3 पे पहुंचूंगा, तो अब मैंने प्रीवियस 2 को ऐड करना है, तो 3 + 4 + 8 कितना होगा, 15 होगा। और 3 वैल्यूज थी तो इसलिए 3 पे डिवाइड करूंगा, एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास 5 आ गया। फिर यहाँ पे जाऊंगा तो 5 + 3 + 4 + 8, इन चारों को मैं ऐड करूंगा और 4 पे डिवाइड करूंगा, तो कितना हो जाएगा ये। यहाँ तक मेरे पास 15 था, 15 + 5 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 4 फिर 5 आ गया। तो ये मेरे पास प्रीफिक्स एवरेजेस निकलती आएंगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ आ गई आपको। तो इस तरह से हमने एवरेजेस निकालनी है। ये इसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक, और ये रिटर्न भी करेगा डबल टाइप की अरे, और इसको पैरामीटर के तौर पे भी डबल टाइप की अरे मैं पास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने अरे की लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है, एन में स्टोर करा ली। फिर हमने एक और अरे बना लेनी है डबल, जिसका नाम ए रख दिया, जो भी रख देना हम, उसका साइज भी सेम हो जो कि हमारे पास ये पैरामीटर के तौर पे अरे आई थी, तो वो हमने एक नई अरे बना ली, ये हम रिटर्न करेंगे बेसिकली। फिर हमने फॉर लूप रन की, जो कि सारे इंडेक्सेस को रीड करेगी फ्रॉम 0 to n-1 तक। n से मुराद की टोटल लेंथ रहेगी 10 है, तो 10-1 9 तक रीड करती है। इस एक फॉर लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया टोटल इज इक्वल टू 0, फिर एक इनर फॉर लूप ली जो कि हमें बैक में हेल्प करती है कि हर इंडेक्स पे जाके हमने बैक वैल्यूज को ऐड करा के उसको हमने वो कराना है, एवरेज निकालनी है। तो i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन इक्वल टू j, यानी j की वैल्यू अगर 5 है तो ये 0 से लेके 5 तक चलेगा, अगर j की वैल्यू 6 है तो ये 0 से लेके 6 तक चलेगा, j की वैल्यू अगर 7 है तो ये 0 से लेके 7 तक चलेगा, एंड सो ऑन। और ये 0 यानी j की वैल्यू अगर 5 है, 5th इंडेक्स पे है आउटर लूप आपकी, तो ये पहले 5 0 से लेके 5 तक की जमा करेगा उसको, टोटल प्लस इक्वल टू xi। ठीक है, x आपकी ये अरे जो है, और टोटल को डिवाइड कर लेगा j+1, यानी j हमारे पास अगर 6 था तो टोटल 7 एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके 6 तक, 7, तो j+1 उससे डिवाइड करके, और j लोकेशन पे, यानी जो आउटर लूप की j थी और a जो नई अरे बनाई थी उसकी j लोकेशन पे वो वैल्यू सेव करता जाऊंगा। ये जैसे प्रीफिक्स एवरेजेस जो निकलती जाएंगी वो मैं सेव करता जाऊंगा, एट द एंड में रिटर्न कर देना। अब ये एक एल्गोरिथम है, इसका आपने फाइंड आउट करना है जो उसका क्या उसको कहते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और फिर इसको हम इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशन हम ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे। इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, रनिंग टाइम ऑफ प्रीफिक्स एवरेज 1 इज बिग O ऑफ 1 + 2। अब देखिए ये इसकी बुक में मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन वहां से आपने देख के बाकायदा कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे सम अप करते हुए जब आप पहली दफा रन करेंगे तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 कॉस्ट आएगी, सेकंड इंडेक्स पे 2 कॉस्ट आएगी, 2 पे 2 दफा चल रही है इनर लूप, फिर 3 इंडेक्स पे 3 कॉस्ट आएगी, 4 इंडेक्स पे 4 कॉस्ट आएगी। तो ये इस तरह से पूरी एक सीरीज बन जाएगी। तो ये सीरीज चूंकि हमें पता है कि सीरीज का 1 + 2 + 3 + so on n तक, n की वैल्यू जो भी होगी, सीरीज को सम करने का ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, या आप मैथमेटिकल बुक्स जो है ना 8th की मैट्रिक की ये फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है, ये इंटरनेट से देख सकते हैं कि n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। n अगर 10 है तो 10 × 10+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास सम आ जाएगा इसका, सीरीज का सम। तो एनीवेज हमने सम नहीं करना, हम तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n² बनेगा, n² + n डिवाइडेड बाई 2। तो कांस्टेंट हम इग्नोर कर दें और मेन जो बड़ी आपकी इसमें यूनिट है n², उसको अगर शामिल करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ये कहता है कि इसकी कॉस्ट है बिग ऑफ n² टाइम इस एल्गोरिथम की, यानी n² इसका अपर बाउंड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बिग ऑफ n² आ गया। अब इसी एल्गोरिथम की ये जो प्रीफिक्स एवरेज 1 है, इसी को हम दूसरे वे में अब करते हैं, प्रीफिक्स एवरेज 2 लीनियर। इसमें हमने 2 लूप्स यूज की थी, आउटर और इनर, जबकि यहाँ पे हम एक लूप यूज करेंगे, मैं बताता हूँ।
रिटर्न वही हो रहा है, पैरामीटर वही है। हमने सबसे पहले अरे की लेंथ फाइंड आउट करके एन में सेव करा ली, नई अरे क्रिएट कर ली जिसमें हम सेव कराएंगे। टोटल एक वेरिएबल ले लिया 0। एक ही लूप चलाई हमने। अब ये किया कि जैसे 0 इंडेक्स है तो टोटल में वो जमा हो गया 0 इंडेक्स, और टोटल को डिवाइड कर दिया j+1, यानी 0 था तो 0+1 से। फिर 1 इंडेक्स आया, तो अब क्या हुआ, 0 वाली तो पहले टोटल में थी, 1 वाली भी उसमें ऐड हो गई, यानी 2 वैल्यूज ऐड होगी, और टोटल डिवाइडेड बाय j+1। j की वैल्यू 1 थी तो ये 1 + 1 2 पे डिवाइड हो गया, फिर एवरेज निकला। फिर सेकेंड इंडेक्स आया, तो पहले 0 और 1 की पहले से टोटल में सेव थी, ये भी सेव होगी, 3 वैल्यू स्टोर होगी, तो तीनों वैल्यूज को डिवाइड किया 3 पे, यानी 2+1 j+1 2+1। तो ये इस तरह से एवरेज निकलती जाएंगी और उसको ए वाली अरे के JF इंडेक्स पे हम स्टोर कराते जाएंगे। तो अब एक लूप में हमारा काम हो रहा है रिटर्न में। तो इसका जो हमारे पास, चूंकि सिंगल लूप है, नॉर्मली ये जनरल गाइडलाइन होती है कि अगर आपकी लूप डबल है तो n² की फॉर्म में आता है लाजमी, अगर सिंगल लूप है तो बिग O ऑफ n आता है। इसकी कैलकुलेशन आपने फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बुक में मैं दिखा देता हूँ जहाँ से आपने करनी है। बुक में और भी सैम्पल एल्गोरिथम दिए हैं, बाकी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये है 176 नंबर पेज है, और यहाँ पे ये प्रीफिक्स एवरेज 1 का ये देखें एल्गोरिथम लिखा हुआ है। अब ये पूरे यहाँ पे ये स्टेप बताए हुए हैं, ये देखें ये कैसे कैसे कैलकुलेट हो रही है, और बिग O ऑफ n² हम कैसे निकाल रहे हैं। ये आपने पढ़ना है, इसको खुद इम्प्लीमेंट करना है। और ये सेम एल्गोरिथम प्रीफिक्स एवरेज 2 सिंगल लूप के साथ ये भी है, और दोबारा से इसकी कैलकुलेशन की है तो वो 0 n टाइम आती है, बिग O ऑफ n टाइम आ रही है। ठीक है जी। तो ये यहाँ से अब ये भी आपका होमवर्क है कि ये आपने स्टेप्स देख के इसको आपने खुद कैलकुलेट करके देखना जैसे जैसे इसने कैलकुलेशन की है। तो अब ये देखें दो एल्गोरिदम थे, एक की कॉस्ट आई थी बिग O ऑफ n², एक की बिग O ऑफ n। ऑब्वियसली बिग O ऑफ n वाला जो एल्गोरिदम है ये हमारा ज्यादा बेहतर है। ये बिग O इन टर्म्स ऑफ बिग O हमें बेसिकली ग्रोथ रेट पता करता है कि ग्रोथ रेट जितना भी बढ़ता जाए, यानी n का साइज जितना भी बढ़ता जाए, वो बिग O ऑफ n अपर यानी इससे छोटा ही रहेगा। बिग O ऑफ n का मतलब है कि n की वैल्यू यानी इनपुट साइज जो जितना भी बढ़ाते जाएं आप, वो इस बिग O ऑफ n के अंदर ही रहेगा, या लिमिट के अंदर रहेगा, यानी ये बिग O ऑफ n उसकी अपर लिमिट ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ग्रोथ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग O की टर्म हम यूज करते हैं, और इसको हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी कहते हैं। ये कुछ आप बेसिक, अगर मैथ की चीज़ें आपको नहीं पता तो समेशन की, पावर्स की, लॉगरिथमिक की आप चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ मैं इसको, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं बताता रहूँगा। बिग O की तरह एक दो और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। ठीक है, ये बिग O से उलट है बिग ओमेगा, यानी अगर मैं लिखूँ बिग ओमेगा का ये सिंबल है, ये जो हम यूज करते हैं, ओमेगा सिंबल इसके लिए यूज होता है। तो एफ, इफ मैं कहूँ कि Fn इज बिग ओमेगा ऑफ Gn, तो अगेन ये उलट हो जाएगा। वहां पे हम कहते थे कि Fn इज लेस देन एन इक्वल टू Cgn, लेकिन बिग ओमेगा के केस में कहेंगे Fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Cgn, यानी Gn इज लोअर लिमिट है। बिग O में जो है वो Gn अपर लिमिट होता है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यानी उससे उलट हम देख रहे हैं। बिग थीटा जो है इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इसमें ये है कि दोनों ट्रू होती हैं कंडीशन की, Fn Gn अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है, और इसको लिखने का ये तरीका है, ये देखिए, यानी डिफरेंट C की डिफरेंट वैल्यू के लिए वो अपर लिमिट भी बन जाएगा, लोअर लिमिट भी बन जाएगा। तो Gn आपका यहाँ पे ये देखें अपर लिमिट है, और यहाँ पे लोअर लिमिट बन रहा है Fn की। ठीक है, तो जब किसी C की डिफरेंट वैल्यू के लिए लोअर लिमिट बन सकता है वो फंक्शन, और C की किसी डिफरेंट वैल्यू के लिए अपर लिमिट भी बन सकता है, दोनों हो तो हम उसको फिर कहते हैं ये बिग थीटा उसकी कॉस्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इंट्यूशन फॉर एसिम्प्टोटिक नोटेशन, अगेन इसका मीनिंग जो भी मैं बता चुका हूँ कि बिग O जो का मतलब है कि एसिम्प्टोटिकली लेस देन और इक्वल टू Gn। Fn इज एसिम्प्टोटिकली लेस देन और इक्वल टू
GN, इसको ऐसे पढ़ेंगे या ये भी पढ़ सकते हैं कि GN इज अपर लिमिट है। बिग ओमेगा है कि FN इज एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू GN। जी हम ये भी कह सकते हैं GN इज अपर लिमिट है। बिग थीटा में हम कहते हैं कि FN इज एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू GN। तो इसको समझने के पढ़ने के 2-3 डिफरेंट तरीके हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका। अब ये कुछ एग्जांपल हैं, यहाँ लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दी हुई हैं। एग्जांपल यूजेस ऑफ रिलेटिव्स ऑफ बिग ओ। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5n स्क्वायर इज अ बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर इज लोअर लिमिट। ठीक है, n स्क्वायर इज लोअर लिमिट। अगेन कोई c की किसी स्पेसिफिक वैल्यू और n नॉट की स्पेसिफिक वैल्यू, यानी जिस n की वैल्यू उस n नॉट से बड़ी या इक्वल हो। तो ये आप अगेन इसको आप चेक कर सकते हैं ग्राफ बना के कि ये वाकई सही कह रहा है। ग्राफ में अब n स्क्वायर जो है वो c की किसी स्पेसिफिक वैल्यू और n नॉट की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए n स्क्वायर हमेशा नीचे आना चाहिए 5n स्क्वायर से। ठीक है, इसी तरह से 5n स्क्वायर इज बिग ओमेगा ऑफ n के n इज अ लोअर लिमिट। अगेन ये भी चेक कर सकते हैं आप, 5n स्क्वायर इज बिग थीटा ऑफ n स्क्वायर। अब यानी ये अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है, दोनों हम दे सकते हैं। सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपर लिमिट भी बन जाएगा, लोअर लिमिट भी बन जाएगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इन इक्वेशन के साथ ग्राफ जब तक आप बना के नहीं देखेंगे तो आपको सही क्लियर पिक्चर जो है क्लियर नहीं होगी। तो आपकी असाइनमेंट जो है इसमें ये जो हमने अभी प्रीफिक्स एवरेज वाली की है, एक तो प्रीफिक्स एवरेज आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ये लैब हम करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, और जो प्रीवियस वीक की लैब थी मैंने रनिंग टाइम फाइंड करने का कहा था, वो आप मुझे बताएं उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक हमने ये प्रीफिक्स एवरेज 1 की इम्प्लीमेंटेशन करनी है एल्गोरिदम की। और दूसरा ये जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है ये आपको कैलकुलेट करना आता हो, ये बुक में मैंने बता दिया 176 नंबर पेज है, यहाँ पे आप जो है इसको देख सकते हैं। ये है 176 क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम, ये इसका टाइटल है। और इसमें प्रीफिक्स एवरेज 1 जो है ये यहाँ कोडिंग लिखी हुई है, फिर आगे उस कोडिंग का अगेन ये कोडिंग की जगह आप सूडो कोड भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। आप सूडो कोड नहीं लिखना आता तो चलें डायरेक्ट कोडिंग लिख लें। सूडो कोड भी, सूडो कोड में ये है कि आपको सिंटैक्स ना भी याद हो तो आप जैसा भी लिख दें ओके, लेकिन सूडो कोड डजंट मीन कि आप पूरा पूरा सेंटेंस लिख दें, सेंटेंस नहीं लिखना होता। ठीक है जी, इसको आप करें और जो इश्यूज आए फिर मुझे बताएं, फर्दर फिर इसको देखते हैं।